दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे इस चैनल में। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि हम इंडियन पॉलिटी हम लक्ष्मीकांत की बुक है इसको हम कवर कर रहे हैं। तो इसके हर चैप्टर के हर इम्पोर्टेंट टॉपिक को हम वीडियो के थ्रू कवर करेंगे। तो जैसे कि हमने जो पहला पार्ट है, जो पहला चैप्टर है इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, उसी से इसकी शुरुआत करते हैं। और इसका जो पहला जो कुछ टॉपिक था कंपनी रूल, उसको हम पहली वीडियो में कवर कर चुके हैं। तो आज जो है वो सेकंड वीडियो है इस चैप्टर की, जिसमें कि हम क्राउन रूल जो 1858 से शुरू होकर 1947 तक रहता है, इसको हम कवर करेंगे। तो अगर जिस किसी ने पार्ट 1 अगर नहीं देखा है तो वो आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं हम इस वीडियो को। तो क्राउन रूल क्या है कि 1858 से शुरू होकर 1947 तक ये रहता है। ये क्यों लाया गया था, इसके पीछे क्या कारण था कि क्राउन रूल ने आज अच्छे जो ब्रिटिश है, अपने हाथों में जिम्मेदारी क्यों ली थी कंपनी से। तो आपको पता है कि 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था ना, वो कहीं ना कहीं ब्रिटिश के अंदर ये एक डर पैदा कर देता है कि आने वाले समय में इससे भी एक बड़ी क्रांति हो सकती है। तो क्यों ना हमें अपनी जो मशीनरी से उसको इम्प्रूव किया जाए, और जो कंपनी के द्वारा जो गड़बड़ की जा रही थी उस समय पे, उसको ख़त्म करके सीधे तौर पे जिम्मेदारी अपने हाथों में ली जाए। इसीलिए ये एक्ट जो है वो पारित किया गया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। इसी को दूसरे नाम से भी जाना जाता है कि गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कि भारत के लिए एक अच्छी सरकार का एक अधिनियम, जिसने कि क्या है कि कंपनी का जो शासन है उसको पूरी तरह ख़त्म कर दिया, और जो पावर थी उसको सीधे सीधे किसके अपने ब्रिटिश ने अपने हाथों में ले ली। अगर इसकी फीचर्स की बात करें, इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो पहला यही है कि सबसे पहले क्या हुआ कि जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, उनकी जो पूरा पद था, उनका डेजिग्नेशन है, उसको चेंज करके अब उसको क्या बना दिया था, वायसरॉय ऑफ इंडिया। मतलब एक बड़ा पद दे दिया था, नाम वही था, टाइटल चेंज कर दिया है बस। और ये क्या है, सीधे तौर पे ब्रिटिश क्राउन के द्वारा, मतलब ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा एक रिप्रेजेंटेटिव होता, उन्हीं के द्वारा एक चुना जाता जो भारत में आता, और ब्रिटिश के बिहाफ पे इसको उनका पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसको कंट्रोल करता था। तो जो पहले वायसराय जो बने थे इंडिया के, वो कौन होते, लॉर्ड कैनिंग। तो ये इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई भी पहला है, पहला और आखिरी, ये बहुत ही ज़्यादा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो पहले जो वायसराय बने थे इंडिया के, कौन बने थे, लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट है कि और जो डुअल गवर्नमेंट का सिस्टम था उसको पूरी तरीके से बंद कर दिया था। जैसे पिट्स इंडिया एक्ट था, उसके द्वारा क्या हुआ कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने या फिर कंपनी की तरफ से दो ग्रुप्स में बांट दिया गया था कि भारत में जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो दो ग्रुप में होगा। एक तो क्या होगा जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन देखेगा, दूसरा क्या है जो ट्रेड देखेगा, कॉमर्शियल अफेयर्स को देखेगा। तो पिट्स इंडिया एक्ट था, उसमें क्या है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ये दो ग्रुप्स को बनाया गया था जो इंडिया में जो कंपनी का जो रूल है उसको वो कंट्रोल कर रहे थे। तो अब इस सिस्टम को पूरी तरीके से क्या है कि ख़त्म कर दिया है। एक नई ऑफिस बनाई गई थी, किसकी, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स की फॉर इंडिया। गौरी, अब एक जो नया पद बनाया गया था कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स का फॉर इंडिया की। जैसे कि ब्रिटिश की जितनी भी कॉलोनीज थी, उनके यहाँ सभी क्या है कि एक सेक्रेटरी होते थे जो कि लंदन में बैठता था। और ये कौन, किसके द्वारा चुना, ये सीधे तौर पे जो रिप्रेजेंटेटिव होते ब्रिटिश कैबिनेट का ही एक मेंबर होता था। और ये जिम्मेदार होते ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए, जो कि इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन को पूरी तरीके से कंट्रोल करेंगे। अब ये सेक्रेटरी जो ऑफ स्टेट जो बताया गया था, वो क्या एक मेंबर होता था ब्रिटिश कैबिनेट का, और सीधे तौर पे ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए क्या है ये रेस्पॉन्सिबल थी। जैसे कि अब इंडिया का कोई भी एक मसला है, या इंडिया की एडमिनिस्ट्रेशन से कोई भी रिपोर्ट है, तो जो वायसरॉय होगा वो सीधे तौर पे क्या है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है वो इसको रिपोर्ट करेगा। और ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट क्या है कि ब्रिटिश की जो पार्लियामेंट है उसको लिए रिपोर्ट जो है वो पेश करेगा, या उसकी ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए जिम्मेदार होगा। जो भी सवाल वगैरह होंगे वो सीधे तौर पे किस पे होंगे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से। अच्छा, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है वो केवल अकेला नहीं, अब इतनी बड़ी एक टेरिटरी है, उसके इतना बड़ा कामकाज होता है, तो ये अकेला पर्सन इसको कैसे मैनेज कर सकता है। तो इसीलिए एक काउंसिल बनाई गई थी, और ये काउंसिल में कितने मेंबर्स थे, 15 मेंबर्स थे, जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है उसको असिस्ट करेंगे, उसकी मदद करेंगे उसके कामकाज के लिए। और ये जो अब क्या है कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट तो रेस्पॉन्सिबल था ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए, लेकिन ये जो काउंसिल थी वो एक एडवाइजरी बॉडी थी। मतलब क्या है कि उसके कामकाज में उसकी सलाह, उसकी सहायता करना। तो ये अगर हम देखें तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, 1858 का ये अधिनियम था, इसमें ज़्यादा कुछ तो चेंजेस नहीं हुए, लेकिन यहाँ जो भारत में जो पूरी मशीनरी थी, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी थी, उसमें पूरी तरीके से सुधार कर दिया गया था। उसको और ज़्यादा जिम्मेदार बनाया गया था कि ताकि ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट है वो उसको सही तरीके से और अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सके।
क्योंकि पहले क्या हुआ था कि कंपनी के हाथ में था, तो कंपनी के लिए जब चार्टर इशू कर दिए जाते थे 20 साल के लिए, तो उसमें कंपनी जो चाहे वो कर सकती थी। उसमें ज़्यादा जो है वो इंटरफेयर नहीं कर सकती ब्रिटिशर्स या ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो अब ये पावर जो है वो उसकी ख़त्म करके सीधी सीधी ब्रिटिश कानून ने अपने हाथ में ले ली। साथ ही साथ जो पहले से सिस्टम हमारे यहाँ चल रहा था, जो कंपनी के रूल्स थे, उसको पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया। और अब क्या है कि ब्रिटिश जो है वो अपने हिसाब से, अपनी कैबिनेट के हिसाब से इस पे रूल्स करेंगे। इसी सीरीज़ में अगर हम देखें तो जो नेक्स्ट आता है हमारी सीरीज़ में, इंडियन काउंसिल एक्ट। अब जैसे समय समय पर ब्रिटिशर्स ने कई एक्ट पास किए थे। उन्हीं में से जैसे 1861 है, 1892 और 1909। अच्छा, 1909 का जो है वो इम्पोर्टेंट है। 1909 है, 1919 है, सॉरी 1919 है, फिर 1935 है। ये जो एक्ट हुए थे वाकई में ये जो है बहुत ही ज़्यादा पेपर के पॉइंट से भी और वैसे भी इनका काफ़ी ज़्यादा प्रभाव था। लेकिन बीच में जो एक्ट पास किए गए थे दो, 1861 और 1892। इसमें भी क्या है कि इनके पास करने के पीछे भी ब्रिटिश जो पार्लियामेंट थी उसका एक खास उद्देश्य था। उसने देखा कि अगर हम भारतीयों का सहयोग नहीं लेते हैं, भारत में अगर हमें प्रशासन लंबे समय तक चलाना है, तो उनमें उसमें उनकी हमें मदद लेनी होगी। उनको उनको मतलब हमारी जो कैबिनेट है उसमें उनको जोड़ना होगा। तो उसी को देखते हुए 1861 और 1892 में ये दो एक्ट पास पास किए थे। इसमें क्या था कि जो हमारे यहाँ पे लॉ मेकिंग प्रोसेस थी, मतलब जो वायसराय की लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, उसमें कुछ मेंबर्स जो थे वो नॉन ऑफिशियल के तौर पे उनको अपॉइंट किया गया था। जैसे 1862 में जो लॉर्ड कैनिंग थे, वायसराय ने 3 इंडियंस थे उनको अपनी लेजिस्लेटिव काउंसिल में जोड़ा था। अब ये कौन थे? अच्छा, नॉन ऑफिशियल से यहाँ पे क्या मतलब है? नॉन ऑफिशियल मतलब है कि अगर वायसराय की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसमें ऑफिशियल तौर पर तो जो मेंबर्स चुन के आते थे वो तो ब्रिटिश पार्लियामेंट भेजती थी, और नॉन ऑफिशियल के तौर पे देखें तो जो वायसराय है खुद जो है वो अपॉइंट करते थे। अब सीधी सी बात है, अब वायसराय जो है वो किसे अपॉइंट करेंगे? जो उनके सबसे ज़्यादा वफादार होंगे। तो ऐसे ही देखते हुए 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 मेंबर्स को अपनी काउंसिल में जब जोड़ा था, तो एक तो थे बनारस के राजा, दूसरे थे महाराजा पटियाला और तीसरे थे सर दिनकर राव। ये तीनों ही हमें इम्पोर्टेंट हैं पेपर के पॉइंट से, क्योंकि अगर वायसराय भी अपने काउंसिल में उसे ही जोड़ेंगे जो उनसे क्वेश्चन नहीं कर पूछे, जो उनके खिलाफ बगावत ना करे, जैसा वो कहें वो वैसे में हाँ हाँ मिलाते रहें। तो इसी को देखते हुए उनके 3 जो वफादार थे उनको उन्होंने मिला दिया। इससे ये भी एहसास होगा कि हाँ, इंडियंस को भी कि चलो जो लॉ मेकिंग प्रोसेस है या उनकी काउंसिल है उसमें किसी ना किसी को तो ऐड किया गया है। दूसरी बात क्या है कि अब इन्होंने क्या है कि डिसेंट्रलाइजेशन शुरू कर दिया, कि जो 1773 से शुरू होती है प्रोसेस और 1833 में जाकर टॉपर होती है, जैसे कि मद्रास और बम्बई जो थी उससे उनकी जो प्रोसेस पावर है उनसे छीन ली जाती है और बंगाल के सबॉर्डिनेट बना दिया गया था। बाद में चल के उनसे लॉ मेकिंग प्रोसेस है वो भी उनसे छीन ली जाती है। अब उनको वो पावर जो है वो वापस दे दी जाती है। और जहाँ से वहाँ तक क्या है कि 1937 तक आते आते उनको एक पूरी मतलब कंप्लीटली क्या है कि एक ऑटोनॉमी दे दी गई। अब 1861 में जो एक्ट आया था उसने क्या है कि अब बम्बई और मद्रास जो है वो अपनी प्रोवेंसेस के संबंध में जो है वो लॉ वगैरह बना सकते हैं, कि वो बंगाल या वायसरॉय के अधीन नहीं थे। नेक्स्ट है जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी बंगाल की, उसे बनाया गया था 1862 में। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोवेंसेस हैं उसको बनाया गया था, उसकी लेजिस्लेटिव काउंसिल 1866 में 66 में। और पंजाब, ये 3 नई प्रोवेंसेस में लेजिस्लेटिव काउंसिल को बनाया गया था। दूसरी बात सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो पोर्टफोलियो सिस्टम था उसको इंट्रोड्यूस किया गया था 1859 में। ये कहीं ना कहीं लॉर्ड कैनिंग का समय था। अब इसने क्या करा कि पोर्टफोलियो सिस्टम में क्या होता कि जैसे अभी हम देखते हैं आज हमारे समय पे क्या है कि एक कैबिनेट है, कैबिनेट में कोई होम मिनिस्टर है, कोई लॉ मिनिस्टर है, फॉरेन मिनिस्टर है, डिफेंस मिनिस्टर है। तो ऐसे ही पहले क्या हुआ कि एक पर्सन जो है वो एक डिपार्टमेंट का इंचार्ज बना दिया गया था। वो कंपनी की तरफ से, कंपनी नहीं, अपनी काउंसिल की तरफ से पूरे डिसीजन जो है वो खुद ले सकता है। ऐसे ही जो वायसराय था उसको पावर दे दी गई थी कि वो ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है और बिना किसके जो उसकी काउंसिल है उसकी जब चाहे वो तब इसको इशू कर सकता था। जब उसकी काउंसिल नहीं है, बिना काउंसिल के सलाह मशवरा किए वो ऑर्डिनेंस इशू कर सकता था। और ऐसे ऑर्डिनेंस को इशू करने का जो टाइम था या वो वैलिड रहेगा, वो कब तक वैलिड रहेगा? 6 महीने तक।
अब इसी क्रम में जो नेक्स्ट एक्ट आता है वो आता है एक्ट ऑफ 1892, 1892 का अधिनियम। इसने क्या करा, इसने जो सेंटर और प्रोविंशियल जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उनमें कुछ एडिशनल मेंबर्स के तौर पे उनकी जो नंबर्स थे उनको बढ़ा दिया गया था, लेकिन ऑफिशियल मेजोरिटी उनमें भी किसकी थी, ब्रिटिशर्स की थी। उन्होंने इस तरीके से नंबर बढ़ाया कि सेंटर की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, अगर इसमें टोटल मान लो कि 7 मेंबर हैं, तो 7 में से उन्होंने क्या करा कि 4 मेंबर तो ऑफिशियल तौर पर रहे थे, 3 जो है वो नॉन ऑफिशियल थे। ये इसलिए था बहुत चालू थे क्योंकि उन्हें पता है कि अगर हम ये जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स हैं, अगर इनके नंबर्स को अगर हम बढ़ा देंगे तो कल को हमारे लिए जो लॉ वगैरह कोई पास करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए इन्होंने जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे उनको हमेशा कम रखा मेजोरिटी से, ताकि ये भी एहसास होता रहे कि हाँ, इंडियंस को लॉ मेकिंग प्रोसेस में जोड़ा जा रहा है, और साथ ही साथ उनको ये भी था कि ये मेजोरिटी से कम रहें, ताकि हमारे खिलाफ ये बगावत दोबारा से ना कर दें। दूसरी बात क्या है कि अब जो है वो बजट पर डिस्कस करने की पावर जो है वो दे दी गई थी लेजिस्लेटिव काउंसिल में, कि फंक्शंस को बढ़ाया गया था कि अब बजट का डिस्कशन होगा और इस पर जो है वो क्वेश्चन वगैरह पुटअप किए जा सकते हैं। नेक्स्ट इसी सीरीज में आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है, फ्यूचर्स ऑफ इंडिया एक्ट 1909। इसको क्या है कि मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म से भी जाना जाता है, क्योंकि मॉर्ले जो थे उस समय पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, और मिंटो क्या थे, मिंटो जो थे वो वायसरॉय थे। तो आपके लिए जब कभी क्वेश्चन आता है तो ये इस तरीके से है कि उस समय पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन था। तो जो बड़ा पद होता है वो पहले रखा जाता है, और जो छोटा पद जो है वो बाद में रखा जाता है। अब जो गवर्नमेंट जो 1919 का जो एक्ट आया था, इसने क्या है कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा दिया। केवल लेजिस्लेटिव काउंसिल की नहीं, बल्कि जो प्रोविंसेस थी उनकी काउंसिल्स का भी जो नंबर्स थे उसको बढ़ा दिया गया। सेंटर पे अगर हम बात करें तो ये नंबर जो है वो 16 से बढ़ाकर 60 कर दिया गया था, लेकिन वहीं प्रोविंसेस में ये कोई नंबर एक जगह फिक्स नहीं थे, हर प्रोविंसेस में ये नंबर जो है अलग अलग थे, लेकिन इनकी साइज़ को बढ़ा दिया गया था। दूसरा क्या है कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसके डेलिब्रेटिव फंक्शंस को बड़ा कर दिया। मतलब क्या है कि अब और ज़्यादा सब्जेक्ट्स पर वो डिस्कशन कर सकते थे। जैसे कि अगर हम बात करें तो जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में क्या है कि क्वेश्चन पुटअप कर सकते थे, रिजोल्यूशन पेश कर सकते थे, और बजट वगैरह पे इन पे भी जो है क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं। और इसी तौर पर अगर देखें तो पहले इंडियन जो थे वो वायसराय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, ऐसी अगर हम बात करें वायसराय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसमें अगर यदि किसी पर्सन को जोड़ा गया था तो पहले पर्सन थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, और इनको एक लॉ मेंबर के तौर पर जोड़ा गया, मतलब इनको एक मंत्री बनाया गया था, एक पोर्टफोलियो दिया गया था वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। ये एक ऑफिशियल जो पोस्ट पद थी उस पर इनको अपॉइंट किया गया था। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि पहले जो लॉ मेंबर या फिर वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में मेंबर जो नॉमिनेट हुए थे वो कौन थे, तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। नेक्स्ट है, इन्होंने कम्युनल रिप्रेजेंटेशन जो है वो मुस्लिम्स के लिए बढ़ा दी। मतलब क्या है कि सेपरेट इलेक्टोरेट की जो व्यवस्था थी इन्होंने मुस्लिम्स के लिए प्रोवाइड करा दी। इसमें क्या था, ये बहुत ही ज़्यादा एक गलत चीज़ थी। इससे क्या है कि एक धार्मिक एंगल को एक बढ़ावा दिया गया था, पर्टिकुलरली एक समुदाय को बढ़ावा दिया जा रहा था कि जैसे मुस्लिम मेंबर्स जो है, मुस्लिम जो रिप्रेजेंटेटिव है वो केवल केवल मुस्लिम मेंबर्स के द्वारा ही इलेक्ट किया जाएगा। ऐसे ही अगर हम नेक्स्ट आगे की तरफ चलें तो देखें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, मतलब 1919 का अधिनियम। 20 अगस्त जो 1917 को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जब ये डिक्लेयर कर दिया कि वो, और ये डिक्लेयर क्या पहली बार किया था 1919 के एक्ट में, ये पहली बार डिक्लेयर किया था कि उसका जो ऑब्जेक्ट है, उसका उद्देश्य जो है वो धीरे धीरे एक रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस करना है भारत में। मतलब क्या है कि वो एकदम ब्रिटिश, मतलब इंडियंस के हाथ में गवर्नमेंट को रूल करने की जो पावर है वो नहीं दे सकते, इसीलिए उन्हें धीरे धीरे ट्रेन किया जा रहा है कि जब वो इस लायक हो जाएंगे तब उनको ये पावर जो है वो ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। ये इस तरीके के जो डायलॉग थे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो धीरे बताती थी, कह रही थी उस समय पे। तो जब ये एक्ट पास पास किया था, तो इसकी अगर फ्यूचर्स की बात करें तो इसमें क्या है कि इन्होंने पहली बार कि जो प्रोवेंसेस पर जो कंट्रोल था उसको थोड़ा कम किया। मतलब पहले जिस तरीके से टाइट कर रखा था, अगर हम बात करें तो 1773 से जिस चीज़ की शुरुआत हुई थी और चल के 1833 में जो बम्बई और मद्रास है उनकी उन पर पूरा जो कंट्रोल कर लिया था उनसे, यहाँ तक कि उनकी लेजिस्लेटिव पावर्स हैं वो भी ले ली गई थी, और सब उनके अगर रिगार्डिंग कोई भी लॉ बनाए जा रहे थे वो बंगाल के गवर्नर जो थे बंगाल से बनाए जा रहे थे। तो अब इन्होंने देखा कि ये जो सब चीज़ें हैं ना उसको कम किया जाए, तो प्रोवेंसेस जो हैं उनको पूरी तरीके से फ्री किया जाए। तो पहली बार उन पर जो कंट्रोल था उसको फ्री किया, और
सब्जेक्ट्स जो थे वो अलग अलग कर दिए। सेंट्रल एक लिस्ट बनाई गई थी, एक प्रोविंशियल सब्जेक्ट, मतलब क्या है कि कुछ लिस्ट बना दी गई थी और उसमें क्लियरली ये डिफाइन कर दिया गया था कौन कौन से जो सब्जेक्ट्स हैं वो सेंटर के अंडर आ रहे हैं, कौन कौन से जो है वो प्रोविंसेस में हैं, ताकि जो है दोनों ही अपने अपने सब्जेक्ट की लिस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो रूल्स लॉ वगैरह बना सकें। तो सेंटर और जो प्रोविंसेस थी ना, उनको पावर दी गई थी कि वो अपने लिस्ट के अनुसार जो है वो लॉ बना सकते हैं, उसमें कोई इंटरफेयर नहीं होगा। दूसरा, जैसे प्रोविंशियल के सब्जेक्ट्स थे, जो प्रोविंसेस के सब्जेक्ट्स को उनको फिर से दो भागों में बांटा था, एक ट्रांसफर्ड और एक रिजर्व्ड। अब जो ट्रांसफर सब्जेक्ट थे उसको एडमिनिस्टर किया जाता था गवर्नर और उसकी जो मिनिस्टर्स थे उनकी मदद से, जो कि रेस्पॉन्सिबल थे लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए। अब ये बहुत ज़्यादा हमें समझने की ज़रूरत है कि जो दो भागों में बांटा गया था जो प्रोविंसेस के सब्जेक्ट को, ट्रांसफर और रिजर्व में, तो ट्रांसफर सब्जेक्ट के ऊपर भी जो जो पावर कंट्रोल थी वो कहीं ना कहीं गवर्नर के हाथ में थी, लेकिन गवर्नर और जो मिनिस्टर्स हैं उनकी वो मदद से ही इस सब्जेक्ट पर लॉ बना रहे थे और ये रेस्पॉन्सिबल थे लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए। जबकि एक रिजर्व लिस्ट थी, तो इसका नाम ही जो है वो रिजर्व। अब रिजर्व लिस्ट जो है जो किसके द्वारा एडमिनिस्टर किया जाती थी, गवर्नर और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के द्वारा, विदाउट बीइंग रेस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब जो सब्जेक्ट्स रिजर्व लिस्ट में हैं उस पर जो कानून बनाएंगे, लॉ बनाएंगे, वो कौन बनाएगा, गवर्नर। और यदि उस लॉ में कोई गलती है या कोई ऐसा डिफेक्ट है तो उसके लिए ये जिम्मेदार नहीं थे लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए। और देखो कितनी चालाकी की बात है कि जो रिजर्व सब्जेक्ट्स थे उनमें जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं जैसे टैक्स और पुलिस है, इससे रिलेटेड जो भी लॉ बनाएंगे वो कौन बनाएगा, गवर्नर, और उसको रखा गया था रिजर्व में। जबकि ट्रांसफर सब्जेक्ट में कौन कौन सकती है, जैसे एग्रीकल्चर रख दिया, साफ सफाई है, जो हल्के थे और जिनकी और इस पर कोई भी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी थी वो सब किसके हाथ में थी, मिनिस्टर्स के हाथ में। तो इस तरीके से उन्होंने सब्जेक्ट्स को डिवाइड किया था। तीसरी बात है, इसी सिस्टम को हम क्या कहते हैं, डायरकी। तो क्वेश्चन आता है कि डायरकी को कब इंट्रोड्यूस किया गया था, तो कब किया गया था, 1919 में। ये बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है डायरकी। लेकिन ये जो डायरकी है वो प्रोवेंसेस में इंट्रोड्यूस की गई थी, ना कि सेंटर पे। आगे चल के देखोगे तो इसी को प्रोवेंसेस से हटा के सेंटर पे कर दिया जाता है डायरकी को। और पहली बार वाई कैमरिज्म और डायरेक्ट इलेक्शन हमारी कंट्रीज़ में इंट्रोड्यूस किए गए थे। वाई मतलब क्या है कि एक अपर हाउस और एक लोअर हाउस। जैसे कि आज हम देखते हैं कई सारी प्रोवेंसेस हैं, जैसे यूपी है, यूपी में दो दो सदन हैं। ऐसे ही कई प्रोवेंसेस में वाई कैमरिज्म को इंट्रोड्यूस किया गया था। और साथ ही साथ जो वायसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसमें 3 मेंबर जो है वो इंडियन होंगे। मतलब क्या कि टोटल जो है वो 6 मेंबर हैं। उसमें कमांडर इन चीफ को छोड़कर जो 3 मेंबर जो हैं वो इंडियंस होंगे वायसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। नेक्स्ट है, जो प्रिंसिपल था कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का, उसको बढ़ा दिया गया था। अब क्या है कि जो सेपरेट इलेक्टोरेट का जो प्रोविज़न था वो पहले 1909 में केवल केवल मुस्लिम्स को दिया गया था। अब उसको बढ़ाकर सिख, इंडियन, क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियंस और यूरोपियंस को भी दे दिया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि किस एक्ट में जो सेपरेट इलेक्टोरेट का प्रोविज़न है वो अदर कम्युनिटीज़ को भी दिया गया था, और किस किस को, तो सिख, इंडियन, क्रिश्चियन और एंग्लो इंडियंस और यूरोपियंस को। धीरे धीरे क्या है कि जो फ्रेंचाइजी है उसको भी बढ़ाया गया था, मतलब जो वोटिंग करने की पावर है वो बढ़ा दी गई थी, लेकिन अभी भी सीमित थी, लिमिटेड थी, कुछ ही लोगों तक, मतलब कुछ पर्सन्स थे जो वोट दे सकते थे। अब ये पर्सन्स कौन है, कौन वोट देंगे, तो ये एक डिफाइन किया गया था, क्राइटेरिया रखा गया था कि जिन लोगों के पास प्रॉपर्टी है, जो गवर्नमेंट को टैक्स नहीं है, यहाँ पे टैक्स है, जो गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं, और जो एजुकेटेड हैं, यही पर्सन्स हैं वो वोटिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और जो अदर मेंबर हैं वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। अब आप देख सकते हो किस हद तक जो ब्रिटिश की पॉलिसीज थी वो चलती थी कि केवल वो जो पढ़ा लिखा होगा वो ही वोट देगा, या टैक्स जो गवर्नमेंट को दे रहा है वो ही केवल वोट देगा, या प्रॉपर्टी है इसके पास, अन्य कोई व्यक्ति है वो वोट नहीं दे सकता था। दूसरी चीज़, एक नई ऑफिस बनाई गई थी, एक हाई कमिश्नर फॉर इंडिया के लिए, एक हाई कमिश्नर। और ये हाई कमिश्नर कहाँ बैठेंगे, लंदन में। और ये क्या करेंगे, जो अब तक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे उनके कुछ कामकाज जो उसके फंक्शंस जो है वो इनको ट्रांसफ़र कर दिए गए थे कि लो साहब, ज़्यादा जो काम हो रहा है सेक्रेटरी ऑफ जो स्टेट थे उन पे जो लोड था वो ज़्यादा था, उसको ट्रांसफ़र कर दिया गया था कमिश्नर। जैसे आज के समय पे भी देखोगे तो हर एक देश में, हर कंट्री के एम्बेसीज होती हैं, तो उसमें हाई कमिश्नर्स होते हैं, कहीं एम्बेसडर्स के होते हैं, तो उच्चायुक्त जिसे कहते हैं। तो वो क्या करते हैं, उस देश में जाके जो इंडिया है या किसी भी कंट्रीज़ का जो ट्रेड है या लिंक जो है उसको वो मैनेज करते हैं। तो इसी तरीके से एक हाई कमिश्नर की पोस्ट जो है वो बना दी गई थी, और ये लंदन में बैठ रहे थे। पहली बार जो प्रोवेंसेस के बजट है उसको अलग किया सेंट्रल के बजट से। पहले क्या है कि पूरा जो बजट था ब्रिटिश की जितनी भी टेरिटरी थी उसका एक ही बजट पास किया जाता था। अब क्या है कि सेंटर बजट अलग पास होगा और प्रोवेंसेस जो है वो अपना बजट पास कर सकते थे।
दूसरी बात क्या है कि इसी एक्ट में 1919 के एक्ट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविज़न था कि इसमें क्या है कि एक कमीशन को अपॉइंट किया जाएगा 10 साल बाद, और ये 10 साल बाद ये कमीशन जो है वो तय करेगी कि इंडियंस को किस-किस चीज़ की ज़रूरत है, या जो अगला अधिनियम आएगा उसमें किस-किस चीज़ों को जोड़ा जाए। और इसी को हम कमीशन को नाम किसी कमीशन का जो नाम है वो जानते हैं जैसे साइमन कमीशन, जो 1927 में आ गई थी। इसको हम एक सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे। अभी केवल ये समझते हैं कि जो एक कमीशन साइमन कमीशन को जो अपॉइंट की गई थी वो 1919 की जो प्रोविज़न था उसके अकॉर्डिंग इसको अपॉइंट किया गया था। इसमें दो टॉपिक रह जाएंगे हमारे, एक तो साइमन कमीशन और एक कम्युनल अवार्ड। तो इन दोनों को ही हम किसी एक सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे एक डिटेल में, क्योंकि काफ़ी बार ऐसे क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं कि उस समय पे कांग्रेस के सेशन भी हुए थे, लाला लाजपत राय की भी डेथ हो गई थी उसी समय पे, और कई सारी हैं जो साइमन कमीशन से रिलेटेड हैं। कम्युनल अवार्ड है जो 1932 में जो ब्रिटिश के जो उसमें पीएम थे राम से मैकडोनल्ड, उन्होंने इस चीज़ की घोषणा की थी, तो वो सेपरेट वीडियो में हम कवर करेंगे। नेक्स्ट आता है सीरीज़ में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 1935 का अधिनियम। ये बहुत ही ज़्यादा एक लेंथी बताया जाता है। इसमें लगभग जो है वो 321 करीब सेक्शन थे और 10 शेड्यूल में ये बटा हुआ था। तो ये अब तक का जो सबसे ज़्यादा डिटेल्ड डॉक्यूमेंट था, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा बताया जाता है और है भी कि भारत का जो संविधान है ना, उसका जो एक क्या है ना मेजर पार्ट जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से ही लिया गया है 1935 से। तो क्वेश्चन आता भी है कि सबसे ज़्यादा जो प्रभाव है या सबसे ज़्यादा जो प्रोविजंस है वो किस एक्ट से लिए गए हैं, तो 1935 से। इसके फीचर्स की बात करें तो इन्होंने पहली बार एक ऑल इंडिया फेडरेशन की बात की थी। अब ऑल इंडिया फेडरेशन मतलब एक संघ बनाया जाएगा, और ये संघ कब बनाया जाएगा, सभी जो प्रोवेंसेस हैं और प्रिंसली स्टेट्स हैं इनको मिलाकर ही एक फेडरेशन तैयार की जाएगी। लेकिन इसमें भी एक शर्त रख दी थी। एक शर्त ये थी कि ये फेडरेशन जब ही लागू किया जाएगा या जब ही बनाया जाएगा जब सभी प्रिंसली स्टेट्स राज़ी हो जाते हैं इसे जुड़ने के लिए, क्योंकि उन्हें पता था कि प्रिंसली स्टेट जो है वो कभी भी एक फेडरेशन के पक्ष में नहीं आएंगे, और जब ये नहीं आएंगे तो ये फेडरेशन कभी भी बन नहीं सकता। और ऐसा ही हुआ कि प्रिंसली स्टेट्स इसे नहीं जोड़े और कभी भी ये आगे लागू नहीं हो पाया, ना ही ये बन पाया था। एक्ट ने जो सेंटर पे जो लिस्ट बना दी, 3 लिस्ट बना दी कि अब तक हमने क्या देखा था कि 1919 के अधिनियम में 2 भागों में बांट दिया था कि सेंटर की लिस्ट अलग थी और प्रोवेंशियल जो थी वो प्रोवेंशियल लिस्ट एक अलग थी। लेकिन इसने क्या हुआ कि जो सेंट्रल लिस्ट है ना उसको 3 भागों में बांट दिया सेंट्रल लिस्ट को। एक क्या है कि जैसे अगर हम देखें सेंटर पे आज होती है कि सेंटर की लिस्ट, एक स्टेट लिस्ट और एक कॉन्करेंट लिस्ट। तो इसी तरीके से 3 हो गई थी, एक फेडरल लिस्ट, एक प्रोविंशियल लिस्ट और एक कॉन्करेंट लिस्ट। लेकिन जो अभी अब हम देखा था कि फेडरेशन जो है वो कभी भी बन ही नहीं पाया था, क्योंकि प्रिंसली स्टेट ने इसको ज्वाइन नहीं किया था। और यही शर्त थी जब सभी प्रोवेंसेस और प्रिंसली स्टेट इसको ज्वाइन कर लेंगे तभी ये फेडरेशन बन पाएगा, और ना ही जब ज्वाइन किया और ना ही ये बन पाया था। दूसरी बात क्या कि जो डायरकी इंट्रोड्यूस की गई थी प्रोवेंसेस में, अब ये बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि डायरकी को प्रोवेंसेस में कब इंट्रोड्यूस किया गया था, तो वो किया गया था 1919 में। लेकिन 1935 का अधिनियम है उसने क्या करा, जो डायरकी प्रोवेंसेस में इंट्रोड्यूस की गई थी उसको पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया, और प्रोवेंसेस में पूरी तरीके से एक ऑटोनॉमी दे दी। मतलब क्या है कि वो पहले जो रिजर्व्ड और जो ट्रांसफर सब्जेक्ट थे उनको पूरी तरीके से ख़त्म करके एक रेस्पॉन्सिबल काउंसिल बना दी गई थी। तो ये क्वेश्चन आ जाता है यहाँ से कि कब किस अधिनियम के द्वारा डायरकी को प्रोवेंसेस से एबॉलिश किया गया था, तो 1935 में। अब वो डायरकी जो है वो कहाँ पर आ गई थी, सेंटर में। अब जो सेंटर की जो लिस्ट थी, जो फेडरल लिस्ट थी, उसमें इस चीज़ को जोड़ दिया गया था कि एक रिजर्व और ट्रांसफर सब्जेक्ट को। तो यहाँ से दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि कब इसको प्रोवेंसेस से ख़त्म किया गया था और सेंटर में जो है वो डायरकी को इंट्रोड्यूस कब किया गया था। नेक्स्ट है, अब जो उस समय पे जो प्रोवेंसेस थी 11 प्रोवेंसेस में से 6 ऐसी प्रोवेंसेस थी जिसमें बाइकैमरलिज्म जो है उसको इंट्रोड्यूस किया गया था, मतलब 2 हाउसेस को इंट्रोड्यूस किया गया था। अब आपको कमेंट सेक्शन में बताने वो कौन सी 6 प्रोवेंसेस थी, क्योंकि ये खैर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी क्वेश्चन में नहीं पूछा जाता है कि कौन कौन सी 6 प्रोवेंसेस थी जिनमें बाइकैमरलिज्म इंट्रोड्यूस किया गया था। लेकिन ये सॉरी अब क्या बताएंगे आप, इसमें दे रखा है जैसे बंगाल है, मुंबई है, मद्रास है, बिहार, आसाम और यूनाइटेड प्रोविंसेस मतलब जो आज का यूपी है। इन 6 प्रोविंसेस में जो है वो बाइकैमरलिज्म को इंट्रोड्यूस किया गया था। दूसरी बात क्या है कि फ्रेंचाइजी है उसको भी बढ़ाया गया था। लगभग उस समय की जो पॉपुलेशन थी उसका 10% यहाँ पे मिसिंग हो गई है, यहाँ पर है 10% जो पॉपुलेशन थी उनको वोटिंग के राइट मिल गया था। अब आप लगा सकते हो लगभग कितनी परसेंट रही होगी,
कि जो 10% टोटल पॉपुलेशन आपको बतानी है कि उस समय पे कितनी थी इंडिया की, और उसमें से कितनी पॉपुलेशन है उनको वोटिंग राइट मिला था। दूसरा इसी के अंतर्गत क्या है कि एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बनाया गया था। अब ये बैंक ऑफ इंडिया है वो कंट्रोल करेगी करेंसी और क्रेडिट हमारी कंट्री का जो क्रेडिट है और करेंसी, इसको कंट्रोल करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ आरबीआई को बनाया गया था। दूसरी बात क्या है कि एक फेडरल कोर्ट इसको सेटअप किया गया था कब, 1937 में। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि कब फेडरल कोर्ट जो है उसको सेटअप किया गया था, तो 1937 में। इसी सीरीज में जो अब आखिरी और एक्ट आता है वो आता है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 का, कि भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। अब इसमें क्या है कि जैसे कि 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश के जो प्राइम मिनिस्टर थे क्लीमेंट एटली, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी या आज़ाद हुए थे उस समय पे ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर कौन थे। तो ब्रिटिश के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो क्लीमेंट एटली, उन्होंने 20 फरवरी 1947 को इस बात की घोषणा की कि जो ब्रिटिश का रूल है भारत में जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा। और ये कब तक, 30 जून 1947। मतलब इस डेट, ये डेट जो थी वो फिक्स कर दी गई थी कि इस डेट को जाके जो इंडिया में ब्रिटिश रूल है वो ख़त्म हो जाएगा और पावर जो है वो सीधे सीधे भारतीयों के हाथ में दे दी जाएगी। तो इसके कुछ प्रोविजंस देखें, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था कि 30 जून को पावर नहीं मिली थी, क्योंकि जो मुस्लिम लीग थी वो एक डिमांड कर रही थी उन्हें एक सेपरेट पाकिस्तान है उसकी, तो उसके बीच में काफ़ी ज़्यादा खून खराब हुआ था और आखिरकार फिर पाकिस्तान को बना दिया गया था। तो इसके प्रोविजंस की अगर हम बात करें, सॉरी इसमें कोई पॉइंट मिक्स हो रहा है। तो इसमें एक कुछ पॉइंट जो है वो शायद मिक्स हो रहे हैं, नहीं मिक्स नहीं है, देख रहे हैं कौन कौन से हैं नहीं। इसमें नंबरिंग जो है वो गलत हो गई है, ये एक फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ है। तो इसमें क्या है कि जो ब्रिटिश रूल है वो भारत में ख़त्म हो जाएगा और इंडिया है वो इंडिपेंडेंट और एक सोवरेजन स्टेट बन जाएगी। सोवरेजन कब, 15 अगस्त 1947 को ये हम आज़ाद हुए थे। सोवरेन का मतलब है एक स्टेट जो कि फ्री है अपने इंटरनली और आउटर की अपने कोई भी एक डिसीजंस है वो ले सकती है बिना किसी दबाव के, तो एक सोवरेजन है। दूसरी बात क्या है कि पार्टीशन, इंडिया का एक पार्टीशन हो गया था और दो इंडिपेंडेंट डोमिनियन बन गए थे, एक इंडिया और एक पाकिस्तान। दूसरी बात क्या है कि जो ऑफिस थी हमारे वाइसराय की उसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया, वो ख़त्म हो गए। और जो गवर्नर जनरल हैं दोनों डोमेन के लिए बनाए गए थे, एक एक गवर्नर जनरल, एक इंडिया और एक पाकिस्तान के लिए। दूसरी बात क्या है कि जो प्रिंसली स्टेट्स हैं उनके लिए फ्रीडम थी, मतलब उनके पास एक ऑप्शन रखा गया था कि आप बिल्कुल फ्री हो, आप अपने डिसीजन ले सकते हो कि आप किस डोमेन के साथ जुड़ना चाहते हो, इंडिया के साथ या पाकिस्तान के साथ जुड़ना चाहते हो या इंडिपेंडेंट रहना चाहते हो। देखो ये जो ऑप्शन दिया गया था ना प्रिंसली स्टेट को, ये कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स की एक चाल थी कि यदि जो प्रिंसली स्टेट है अगर वो न्यूट्रल रहते हैं, और कोई ज़्यादातर प्रिंसली स्टेट कहाँ थे कि इंडिया के सब कॉन्टिनेंट उसके अंदर थे, तो कि आगे चल के फिर इनको दिक्कत रहेगी। तो इसी को देखते हुए उन्होंने ये ऑप्शंस जो है वो प्रिंसली स्टेट्स को दिया था कि या तो वो किसी के साथ जुड़ सकते हैं इंडिया के साथ या पाकिस्तान के, या वो इंडिपेंडेंट रह सकते हैं। जैसे कि बाद में देखा भी था, देखो जूनागढ़ है, हैदराबाद है, तो हैदराबाद है और जम्मू कश्मीर है। और जम्मू कश्मीर का तो देखो अब तक का ये मुद्दा चला था, लेकिन जूनागढ़ और हैदराबाद को तो बाद में मिला लिया गया था भारत में अंदर। दूसरी बात अगर हम देखें तो जो सिविल सर्विसेज के अपॉइंटमेंट, जो पहले से सिविल सर्वेंट्स थे वो, उनको मतलब क्या है कि कंपनी के समय पे या ब्रिटिश क्राउन के समय पे जो भी व्यक्ति सिविल सर्विस में था वो कंटिन्यू रहेंगे, मतलब क्या है कि उनको सर्विस उनकी ख़त्म नहीं की जाएगी। और जो रिजर्वेशन है ना, जो पोस्ट में सिविल सर्विस में जो रिजर्वेशन किया गया था उसको भी चालू रखा गया था। मतलब क्या है कि अब इंडियंस जो है वो पूरी तरीके से सिविल सर्विस में अप्लाई तो खैर कर ही सकते थे, लेकिन जो उस समय पे अपॉइंट हुए थे वो अभी भी रहेंगे। ऐसा नहीं है कि ये भारत आज़ाद हो गया, ब्रिटिश ने अपना जो कंट्रोल है वो हट गए कंट्रोल से, जो पावर है वो ट्रांसफ़र कर दी, तो जो सिविल सर्वेंट्स जो थे उनको भी एक ख़त्म कर दिया जाए, वो दोबारा से उनकी एक जो अपॉइंटमेंट की प्रक्रिया हो, ऐसा कुछ नहीं था। जो पहले से थे वो रहेंगे ही रहेंगे। उसके बाद आपने देखा भी होगा ये माउंट बैटन एक प्लान आया था कि जैसे देखा था कि 14 और 15 अगस्त 1947 को आधी रात के करीब में ब्रिटिश की पावर ख़त्म हो गई थी और जो पावर है वो इंडिया और पाकिस्तान को दोनों जब दो डोमेन बन गए थे तो दोनों को अलग अलग दे दी गई थी। तो यानी माउंट बैटन, जो लॉर्ड माउंट बैटन
जो आपको इंडिया की क्या है कि पहले गवर्नर जनरल बने थे इंडिया के। यहाँ क्वेश्चन भी आता है कि पहले जो भारत के गवर्नर जनरल बने थे वो कौन बने थे, और उन्होंने ही जवाहरलाल नेहरू को एक प्राइम मिनिस्टर के फॉर्म में एक इंडिपेंडेंट इंडिया की शपथ दिलाई थी। और 1946 में हमारी क्या कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बन गई थी, जो कि बाद में चल के क्या है कि पार्लियामेंट बनती है। तो इस तरीके से जो हमारा जो चैप्टर है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वो कवर होता है। इसमें दो टॉपिक हमारे रह गए हैं, दो टॉपिक। एक तो है साइमन कमीशन का, और मैं यहाँ लिख दूँ, एक तो रह गया है साइमन कमीशन। साइमन कमीशन, और दूसरा कौन सा है, दूसरा जो रह गया है वो रह गया है, एक मिनट, कम्युनल अवार्ड। अब ये किसी सेपरेट वीडियो में मैं इन दोनों टॉपिक्स को कवर करूँगा, ठीक है। और इसके बाद भी अगर हम देखें तो पॉइंट जैसे रह जाते हैं जो इंटीरियम गवर्नमेंट है। अब इंटीरियम गवर्नमेंट पॉलिटी के पॉइंट से अगर हम पढ़ें तो हमें सिर्फ ये पढ़ने की ज़रूरत है जो इंटीरियम गवर्नमेंट 1946 में बनी थी, और बाद में चल के ये हमारी कैबिनेट भी हो जाती है फ्री इंडिया की। तो इसमें हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि कौन से जो मेंबर्स थे उनको कौन कौन से पोर्टफोलियो मिले थे, मेंबर्स और उनके पोर्टफोलियो, यही ज़्यादातर पूछा जाता है। क्योंकि लगभग 14 से 15 करीब मेंबर्स थे, 14 मेंबर करीब थे इस समय पे इंटीरियम गवर्नमेंट में, उनको दिया गया था। जैसे अगर हम बात करें तो जोगेंद्र नाथ मंडल है, उनको लॉ मिनिस्टर बने थे। तो हर किसी को एक अलग अलग पद दिया गया था। और जब पहली कैबिनेट बनी थी तो उसमें कुछ मेंबर्स जो थे इंटीरियम गवर्नमेंट के उनको हटाकर नए मेंबर्स को जोड़ा गया था। तो इसको भी हम एक नई वीडियो में, दूसरी वीडियो में हम उसको कवर करेंगे। तो ये 3-4 टॉपिक हैं जो हम रह गए हैं, एक साइमन कमीशन का, एक कम्युनल अवार्ड्स का, और एक इंटीरियम गवर्नमेंट का। तो इनको हम एक अलग से एक वीडियो में मैं कवर कर दूंगा। तो टोटल मिला के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की 3 वीडियो हो जाएंगी, जिसमें ये जो चैप्टर है पूरा वो हम कवर कर चुके होंगे। तो कैसी लगी? अच्छा, इसके बाद भी क्या है कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से जो क्वेश्चंस हैं, जो प्रीवियस ईयर में हर एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हम कवर करेंगे। तो हर चैप्टर के बाद उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे वो हम कवर करते हुए चलेंगे। तो कैसी लगी आपको वीडियो, ये हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।